चलो खैर, हम लोग क्या पढ़ रहे थे वो बताओ आज। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, पॉलिटी में? हाँ आ जाओ, अब आ जाओ। चलो अब तो आ ही गए, अब जो आते रहेंगे वो आते रहेंगे। हम बात कर रहे थे अपने यूनियन के एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे थे ना। अब इसमें कई चीजें तो आप लोग कर ही चुके हो। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका कितने लोगों से मिलकर के बनती है, पहले तो ये बताओ तुम। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें बात करी थी किसकी, प्रेसिडेंट की, यानी कि राष्ट्रपति की। अब राष्ट्रपति तो आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। आर्टिकल 52 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, ठीक है, और लगभग हमने 62 और एक समझ लो कि 72, वो इसी में ही पढ़ना है तुमको। एक अपने उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि इनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 63 से लेकर के 71 तक। उपराष्ट्रपति का पद भी पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति का पद पढ़ चुके हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि हमारा जो मंत्रिमंडल है केंद्र का, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आपके बहुत ज्यादा आर्टिकल नहीं है, लेकिन 74, 75, 77 और आपका 78, ये चार ही ऐसे प्रमुख आर्टिकल हैं जो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि संघ का जो मंत्रिमंडल है उससे संबंधित है, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसी में हम लोग बात कर रहे थे पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री की, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और इसमें ही हम लोगों को पढ़ना है कौन सा अपना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। इसके लिए एक आर्टिकल 76 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो संघ की जो कार्यपालिका है वो तो इतने ही लोगों से मिलकर के बनती है, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर आप लोग बात कर रहे हो तो वो प्रेसिडेंट से मिलकर के बनती है, वाइस प्रेसिडेंट से मिलकर के बनती है सॉरी। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिमंडल आपका जो है, वो उसका जो मुखिया कह लो या अध्यक्ष कह लो या जो हेड है वो कौन है, अपने प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री के अलावा एक व्यक्ति इसमें और आएगा, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। प्रेसिडेंट पढ़ चुके हो तो इसमें छोटी सी एक बात बता दो कि प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो कितने साल का, 5 साल का होता है। लेकिन अगर कार्यकाल से पहले ही समाप्ति हो गई, मतलब कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, और 4 स्थिति हमने बताई थी, महाभियोग है, रिजाइन कर दें, या कोई मृत्यु का केस बने, या फिर किसी अन्य कारण की वजह से इनके जो चुनाव है उसको डिस्क्वालीफाई रद्द कर दे, तो उन 4 स्थिति में इनकी जगह लेने कौन आएगा भाई, वाइस प्रेसिडेंट। और कितने समय तक मैक्सिमम रह सकता है ये, 6 महीने तक। ये तो बात सबको मालूम है, ठीक है। अच्छा छोटी सी बात और बताओ, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियां कौन से आर्टिकल में, 123 में, 123 में, ठीक है। अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन अध्यादेश कब जारी करेगा और राष्ट्रपति, कोई ऐसी स्थिति बताओ। देखो हमारे संसद के लोकसभा और राज्यसभा ये तो सुप्रीम है ही है, मतलब कि कानून बनाने की सर्वोच्च जो सदन है वो तो संसद ही है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आ रही है। लेकिन इसका अंग राष्ट्रपति भी है, पर राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य हैं, ना वहां बैठते हैं, ना राज्यसभा में बैठते हैं, लेकिन फिर भी इनके महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कोई भी अगर आप विधेयक ला रहे हो उसको लास्ट में बिल को पारित करने के लिए इनके ही साइन चाहिए, यानी कि जिसमें आपने पढ़ी थी इनके पास कुछ वीटो शक्तियां भी हैं, इसको पुनः विचार के लिए भी भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए रखें, या मतलब जो भी बट कोई भी निर्णय ना ले, या फिर ये पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके उसको लास्ट टू लास्ट खत्म ही कर सकते हैं, ये तो है ना। तो प्रेसिडेंट तो है इसका। अब राष्ट्रपति कब अपनी अध्यादेश जारी की शक्ति इस्तेमाल करेगा, सिंपल सी बात है, जब दोनों सदन, देखो दोनों में से 2 सदन है और कोई भी कानून बनता है तो दोनों सदनों में से जाएगा, और लास्ट में किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास पहुंचने से पहले दोनों सदन में जाना जरूरी है। तो दोनों में से अगर कोई एक सदन नहीं होगा, या किसी एक का सेशन नहीं चल रहा, ठीक है, कोई मान लो कि लोकसभा भंग हो गई तो एक ही केवल राज्यसभा है उस समय, ठीक है, या फिर दोनों में से किसी एक का कार्यवाही का सत्र जो है या सेशन जो है वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा, सिर्फ राज्यसभा ही है या लोकसभा ही है सिर्फ, ठीक। तो याद ये रखना है कि दोनों में से कोई एक सदन अगर अपने कार्यवाही वाले जो सत्र है उसमें नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 6 महीने होती है,
और 6 महीने के बाद आप 1.5 महीना एक्स्ट्रा मान लो कि उस अध्यादेश को जारी रखना है या हटाना है। 1.5 महीना हो, 1.5 महीना नहीं तो 6 हफ्ते ऑप्शन में होगा, 6 वीक्स, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। चलो ये तो छोटी बातें थी। वीटो पावर आप पढ़ चुके हो, राष्ट्रपति की पढ़ चुके हो। टोटल वीटो पावर, ऐसी कोई वीटो पावर जो हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है, इंडिया के वीटो क्वालिफाइड वाली, ठीक है। हमारे पास 3 है, मतलब भारत में राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर हैं जिनका प्रयोग वो कर सकते हैं। और हमने कुछ ऐसे केस भी देखे जहां जहां पर ये हमारे हिस्ट्री में यूज भी हुए हैं, ठीक है। पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल किया है और एब्सोल्यूट वीटो का भी किया है, ठीक है। तो वो और निलंबनकारी वाला तो किया ही, आपको मालूम। फिर उपराष्ट्रपति पर आ जाओ, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति तो आप बहुत तरीके से हमने पढ़ा था, इसको पूरा 2 क्लास में कंप्लीट किया। लेकिन उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें, कोई ऐसा उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, कोई ऐसे नहीं, वो राष्ट्रपति बता रहे हो। चलो मतलब हिंदी नाम है, हाँ कर लो, ताकि झाकी कर लो कॉपियों में। बताओ कैसे कुछ नाम है, चलो इतनी हिंट दे दी बहुत है। एस से स्टार्ट होता है। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कुछ भी, मतलब कुछ भी जो दिमाग में, ठीक, बताओ। कृष्ण कांत, मतलब पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हाँ फिर ठीक है ना। तो कृष्णकांत की अगर हम लोग बात करें, वही एक उपराष्ट्रपति थे, 2 बार बने, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया। जब 2 बार 1960 में और 61 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार विदेशी दौरे पर थे और एक बार स्वास्थ्य के कारण इन्होंने एक उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद पर काम किया। किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ये तो हम लोग फैक्ट कर चुके थे, ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति की अगर जगह खाली होती है तो चुनाव कितने दिनों में होने चाहिए? एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना। जैसे अभी जैसे हम बात करें सीपी कौन बने? राधाकृष्णन, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ की जगह, तो मतलब इनके लिए कोई विशेष काम या टाइम पीरियड नहीं है, मतलब कितने समय में हो, बट हाँ जल्द से जल्द हो जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हम लोग कर रहे थे कल, और इसी पे आ जाओ, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आधी चीजें तो हम लोग कर चुके हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? ये अपना मंत्री परिषद बोल लो या मंडल बोल लो। अच्छा, ये केंद्र का पढ़ रहे हैं, सेंट्रल, ठीक है। आज ये बच्चों की आवाज कहां से आ रही है? केंद्र का मंत्रिमंडल। अब आप लोग जानते हो देश में कौन सा व्यवस्था है हमारे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो संसदीय प्रणाली हमारे देश में है। कौन सी प्रणाली है? और संसद की अगर हम लोग बात करें तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली भाई हमने? कहाँ से कॉन्सेप्ट कॉपी किया? ब्रिटेन से, ठीक है। अब पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, एक्चुअली देखो 2 चीजें हैं। पार्लियामेंट जो शब्द है ना, ये हमने ब्रिटेन से नहीं लिया है। पार्लियामेंट का जो शब्द है ये आपने लिया है कहाँ से? वर्ड टेकन फ्रॉम। तो वर्ड आपने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। लेकिन जो पार्लियामेंट की पूरी व्यवस्था प्रणाली लिखी है ना, कैसे चलेगी, लोकसभा एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वो भी इसी का ही पार्ट होंगे, जैसे वहां पर क्राउन पार्ट है, ठीक है। उसी तरीके से पूरा जो व्यवस्था है वो तुमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। लेकिन जो वर्ड है ये कहाँ का है? फ्रांस का वर्ड है पार्लियामेंट, ठीक। तो एक चीज तो ये याद रखना। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब भी हम लोग बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, या जिसको बोलो रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। मतलब जो मेन
रियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो वास्तव में जो अपना मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री जिसके मुखिया हैं, यही जो है वो देश का सबसे इम्पोर्टेंट कार्यवाही का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, जो पूरे देश के लिए निर्णय लेगा, पूरे देश के लिए काम करेगा केंद्र सरकार की ओर से, वो यही है। अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूज मत होना, जैसे आप आपसे आए हेड ऑफ स्टेट, तो आंसर क्या करोगे पहले तो ये बताओ। राज्यपाल छोड़ो ना, अभी हम केंद्र पढ़ ही रहे हैं भाई, केंद्र पढ़ रहे हो आप लोग, अभी तो राज्यों पर आए ही नहीं हो। हाँ, ये स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है, ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? पीएम, ठीक है। तो अपने प्रधानमंत्री या उनका जो मंत्रिमंडल है उसके साथ, ठीक है। तो ये याद रखना कि संसदीय प्रणाली में सबसे पावरफुल या कह लो सबसे शक्तिशाली जो हिस्सा है वो कौन है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, ठीक है। या मंत्रिमंडल जिसके मुखिया खुद स्वयं कौन है? प्रधानमंत्री। इतनी बात सबको समझ में आई। अब आर्टिकल 74 पर आ जाओ, जो हमने पढ़ा कल। आर्टिकल 74 आप लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ा तुमने? आर्टिकल 74 हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति को, 73 तो पूरा ही एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, उसका पावर्स वगैरह, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए, ठीक है, अपना बोलो एड एंड एडवाइस के लिए, यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यानी कि कई सारे मंत्रियों का पूरा एक ग्रुप होगा जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, ठीक, जो कि हमारे संसद का ही हिस्सा है। कोई भी मिनिस्टर जो है आपके लोकसभा या राज्यसभा का हिस्सा होगा, ठीक है, उसका मेंबर तो होगा ही होगा। अगर नहीं है तो अगले 6 महीने के अंदर उसको उसका सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो उसको मंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, या उसका मंत्री पद जो है फिर वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री, और इसके जो मुखिया है वो पीएम है। अब इन लोगों को बनाया क्यों गया? तो आर्टिकल 74 हमें ये बताता है कि आपका मंत्रिमंडल जिसके मुखिया प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्रपति को जो भी वो निर्णय लेंगे उसमें सलाह मशवरा करने के लिए, जहां पर भी वो फंस रहे हैं किसी निर्णय में, उसको सहायता करने के लिए ये लोग आपके बैठे हैं। और वास्तव में देखो प्रैक्टिकली तो यही लोग राज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो अमित शाह, और ये अपने जैसे राजनाथ सिंह, और ये फाइनेंस मिनिस्टर अपने निर्मला सीतारमण, तो ये कुछ जो कैबिनेट मंत्री है जिनसे मिलकर के पूरा जो ये कार्य जो है, मतलब कह सकते हो जो प्रणाली है, सिस्टम जो है वो चलता है। तो कहने का मतलब क्या कि 74 में तो सिर्फ यही बताया कि ये लोग होंगे और आपके प्रेसिडेंट को सलाह मशवरा करने के लिए होंगे, तो अलग से इनके लिए कोई आर्टिकल बना नहीं है, इसी में ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। 74 में और हमने क्या पढ़ा इसमें आगे? अच्छा, इनकी जो एडवाइस है, ये जो सलाह करेंगे, क्या इन पर बाध्य होगी? हाँ, ये बाउंड होंगे क्या? प्रेसिडेंट बिल्कुल होंगे, लेकिन अगर चाहे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चाहे तो एक बार सलाह को पुनः विचार के लिए पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। इनका मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पर एक बार पुनः विचार के लिए जरूर ये क्या कर सकते हैं कि जो इन्होंने राय दी है, राष्ट्रपति चाहे तो रिकंसिडरेशन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर पुनः विचार के बाद फिर से ये बात सलाह दी गई है तो फिर वो बाध्य होगी, फिर वो बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे। अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखोगे कि ये जो सलाह मशवरा इनको दिया जाता है वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी उस चीज की नहीं हो सकती। राष्ट्रपति को जो भी मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो भी एड एंड एडवाइस करते हैं, जो भी सलाह देते हैं, वास्तव में तो एक्चुअल में वही चलाते हैं, राष्ट्रपति तो सिर्फ बेचारे नाम के हैं, ठीक है। लेकिन जो भी सलाह मशवरा कर रहे हैं तो उसके केस में ये नहीं कि कल वो राष्ट्रपति को पसंद नहीं आई तो बोले हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या फिर हम और अदर कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं होगी इनके द्वारा दी गई सलाह मशवरा, किसकी? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये याद रखो, ये तो हम लोग कर चुके थे, 74 पूरा कर चुके थे तुम लोग, है ना। 74 लगभग आप कर चुके थे। एक चीज और बताओ, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ये कितने प्रकार के अपने पास मिनिस्टर होते हैं? मिनिस्टर कोई भी है, कोई भी मिनिस्टर कितने टाइप का हो सकता है भाई? 3 टाइप का, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति सबसे ऊपर बैठा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ये अपने पीएम,
ठीक है। अब पीएम को जो नीचे इनके मंत्री आएंगे, जो सबसे ज्यादा इनको मदद करते हैं, जो डायरेक्टली इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये कौन व्यक्ति हैं? कैबिनेट वाले हैं ये, ठीक है। ये कैबिनेट मिनिस्टर, लगभग अभी जो कैबिनेट मंत्री है वो लगभग 31-31 से तो ज्यादा ही है लगभग, है ना। इतने कैबिनेट मंत्री के पद पर ये जो है टोटल है। फिर इनसे भी अगर हम नीचे चले तो इनको भी कुछ सहायता की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जो बैठे ये जो मंत्री हैं, ये कौन से वाले हैं? राज्य के हैं। ये कौन से हैं? स्टेट मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलो, ऐसे लिखो इसको, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक। तो ये केंद्र राज्य मंत्री जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, स्टेट से जैसे तुम हेड ऑफ स्टेट में कंफ्यूज हो गए ना, ऐसे यहाँ पर नहीं होना। स्टेट की जब बात आ रही है तो हेड ऑफ स्टेट तो वो कंट्री की बात हो रही है, तो वो राष्ट्रपति आंसर होगा उसका। उसी तरह से मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे राज्य के मंत्री नहीं है ये। तुम राज्य सरकार में सीएम और उसके अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करने लग जाओ। यहाँ पे बात हो रही है किससे? जो कैबिनेट से थोड़े कम पावरफुल है, या कैबिनेट को हेल्प करने के लिए जो मंत्री बनाए जाते हैं ना, वो उनको आप बोलते हो क्या? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और इनके भी नीचे कुछ आते हैं लोग, उनको क्या बोलोगे? ये कौन से हो गए? डेप्यूटी मिनिस्टर। भाई ये जो होते हैं वो दोनों की बात मानेंगे, किसकी? कैबिनेट वालों की भी, और इनको भी हेल्प करेंगे और इनको भी हेल्प करेंगे। कोई भी स्कीम लागू करनी है, कोई योजना आई है, तो वो एक मंत्रालय से अगर गई है, ठीक है। जैसे अगर हम शिक्षा के लिए जैसे नई नीतियां आई या जो एनसीईआरटी में जो परिवर्तन आए, ठीक, तो वो कैबिनेट मंत्रालय शिक्षा विभाग के द्वारा वो चीज आई। लेकिन उस चीज को कैबिनेट मंत्रालय ने, शिक्षा विभाग ने, जो कैबिनेट मंत्रालय अपना, इसने तो सिर्फ पास करके आगे भेज दिया। अब उसको आगे फर्दर जो भी उसमें काम होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो कौन देखेगा? राज्य मंत्री, ठीक है। और राज्य मंत्री को भी सहायता कौन करेगा? डेप्यूटी मंत्री। तो मिनिस्टर अपने 3 प्रकार के होते हैं, इतनी बात याद रखोगे, ठीक है। कैबिनेट मंत्री और आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक तो कर चुके थे हम लोग, आगे चले। 74, फिर आप 75 की बात करो। 75 बोलता है प्राइम मिनिस्टर को कौन नियुक्त करेगा? कौन करेगा भाई? प्रेसिडेंट। और बाकी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इनको भी कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट। किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। कहने पर मतलब कि उनकी सलाह मशवरा से बाकी के जितने भी मंत्री हैं उनको नियुक्त करेंगे कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। तो अगर कोई जब भी राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है ना। तो यानी कि राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो किसी भी मंत्री की जो कार्यकाल है, या मंत्री का जो कार्यकाल है, टेन्योर कितना होगा? तो कितना होगा बताओ? किसी भी मंत्री का टेन्योर ऑफ मिनिस्टर, जिसको नियुक्त कौन कर रहा है भाई? राष्ट्रपति, ठीक है। किसके सलाह से? प्रधानमंत्री। तो किसी भी मंत्री का जो कार्यकाल है वो कितना होगा? जब तक राष्ट्रपति चाहे, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं, वो तो लोकसभा भंग हो गई तो 5 साल कहाँ, बीच में ही खत्म, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो मंत्री है उसका जो कार्यकाल है वो निर्भर करता है किस पर? राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति जब तक खुश है, मतलब टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति खुश है तब तक वो प्रेसिडेंट जो मिनिस्टर है वो अपने पद पर रहेगा। और वास्तव में इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो ये जो व्यक्ति बैठा है ना, किसी मंत्री का कार्यकाल डिसाइड यही करेगा, लेकिन बताएगा किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट चाहेंगे तो कभी भी उसकी नियुक्ति को रद्द कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, कोई भी मंत्री अपने 3 टाइप के होते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके। 75 में एक चीज और थी। अच्छा इसमें टोटल मंत्री कितने हो सकते हैं भाई? 15%। इसमें पीएम को इंक्लूड करोगे या नहीं? प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको मिलाकर के कुल कितना हो सकते हैं? 15%। और कौन सा संविधान संशोधन था? 91। कौन से सन में आया था? ठीक है, ये याद रखो। कोई भी मिनिस्टर को
ओथ, शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ही दिलाता है, ठीक है, राष्ट्रपति। लगभग सारी चीजें आप कर चुके थे कल, ठीक है। 74 और 75। 74 में देखो बेसिकली कल भी हमने बात करी, आर्टिकल जो 74 है 74 है, वो आपको ये बताता है कि टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की किस तरीके से पूरा नियुक्ति होगी या कैसे वो बनी। लेकिन अगर आप 75 आर्टिकल में आते हो, 75 में आते हो, तो वहां पे प्रत्येक एक एक मिनिस्टर के बारे में आपको जानकारी मिलती है, उसकी शपथ कौन लेगा, उसका कार्यकाल कितना है, कैसे उसकी नियुक्ति होगी, ठीक है, कितना वो मतलब क्या क्या उसकी पावर्स है, वो सब चीज आपको किस में मिलेगी? 75 में मिलेगी ना। ओवरऑल से रिलेटेड 74 है और अकेला इंडिविजुअल से रिलेटेड आपका 75 है। बात समझ में आ गई थी? चले आगे। एक हमने फिर 78 तो बड़ा आसान था, बता दो भाई। सॉरी 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार की जितनी भी सरकार की कार्यवाही संबंधित था ना। तो आप ये बताओ, कहाँ थे अब तक? क्यों, क्या हुआ? किसी की फैमिली मेंबर ही था? पक्का है? यही तो सबसे बड़ा बहकावा है तुम लोगों का। दूसरों को काम तो लोग कर देते हैं, घर वालों का ही बड़ा मुश्किल से करते हैं। अब तुमने अगर करा है ऐसा तो फिर तो तुम घर वालों के लिए पूजने योग्य हो। चलो ठीक ठाक आई रिपोर्ट, ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छी बात है। आजकल जिस तरह से बुखार चल रहा है जो भी, तो अपने आप को थोड़ा, एग्जाम भी आने वाले हैं और बुखार का भी सीजन है, तो अपने आप को थोड़ा मेंटेन करो, थोड़ा अपना ध्यान रखो, ठीक है, मच्छरों से दूर रहो थोड़ा, और बाकी हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए तो ज्यादा अच्छा है ना। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, चलो इसमें बता दो, भारत सरकार की जितने भी कार्यवाही होगी या जो भी कामकाज होंगे वो किसके नाम पर होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें तो ज्यादा आपको कुछ पढ़ना था नहीं, बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 78 आर्टिकल और पढ़ लो। किसकी है ड्यूटीज? पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनकी जो भी कर्तव्य है उसको आप पढ़ते हो किसमें? 78 में। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला जो पोर्शन, ये तो आप लोग कल भी कर चुके थे, तो याद रखना। देखो इसमें 74 जो है वो कॉमन ही रहेगा, वो चाहे आप पीएम के लिए पढ़ रहे हो चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही 75 भी है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम हेडिंग डाल लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री को और पढ़ लो थोड़ा, हेडिंग डालना प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद छोटी सी बात है, इसमें कल भी हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन उससे पहले जो ये तुम बार बार डाउट में आ रहे हो ना, वो थोड़ा सा याद रखना कि कौन है ये प्रधानमंत्री। मतलब ऐसे नरेंद्र मोदी नहीं बोलना, मैंने ऐसे नाम थोड़ी ना पूछा, मैंने कहा होते कौन है ये बताओ। बोले ऐसे मत बोलो कि जैसे पड़ोसी हमारे, दोस्त भी नहीं है, देश का मुखिया है भाई, है ना। तो बताओ कौन है, संवैधानिक तौर पर कुछ तरीके से बताओ कौन है? डिफेक्टो हेड ऑफ नेशन, मतलब क्या कहना चाह रहा है? वास्तविक रूप से देश का मुखिया कौन है भाई? ठीक है। अगर आपसे देखो कुछ एक स्टेटमेंट याद ही रखना, अब जैसे आपसे पूछे प्रैक्टिकली हेड ऑफ नेशन, तब भी आंसर कौन करोगे भाई? पीएम। प्रैक्टिकली
जो राज करता है। प्रैक्टिकली का मतलब क्या होगा, जो भी वास्तव में सरकार के लिए, देश के लिए जो काम कर रहा है एक्चुअली। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है प्राइम मिनिस्टर, वही देश के लिए काम कर रहे हैं। अब आप देखो मोदी जी ही सारे जो भी निर्णय सरकार के वो लेने होते हैं, लेकिन हालांकि उन पर छाप लगी होती है किसके नाम की, राष्ट्रपति के नाम की। सरकारी जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से। प्रैक्टिकली हेड लेकिन कौन है, अपने पीएम। ठीक है, फिर एक अगर आपसे पूछे हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अब भी आंसर क्या करोगे? ठीक है, सरकार का भी मुखिया कौन है भाई, पीएम ही है। तो इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट आते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, देखो आपने कल परसों हम बात भी करे थे कि ही रिप्रेजेंट्स द नेशन, तब आंसर क्या करोगे? देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? देश का पहला नागरिक कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन इसी में एक लाइन और जोड़ी थी, क्या? ही लीड्स द नेशन। तो देश का नेतृत्व कौन करता है? देश की डीलिंग कौन करता है भाई? तब आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, और दोनों अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो स्टेटमेंट, हालांकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन। ठीक है, तब आंसर केवल प्रेसिडेंट ही था। तो थोड़ा सोच समझ के याद, मतलब याद तो करना ही नहीं, इसमें याद रखोगे आप कि किसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, कि हाँ अरे ये तो आता ही है, वो छपा पड़ा है दिमाग में, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना कि पूछ क्या रहा है। इतनी बात समझ में। तो अब प्रधानमंत्री की बात करें, वैसे तो ये मुखिया ही है हमारे पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, सरकार इन्हीं के हिसाब से चल रही है, और जीती हुई पार्टी का मुखिया भी यही होता है। अगर देखा जाए कि जो पार्टी सत्ता में सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले, या जो इलेक्शन में जो जीती हुई पार्टी, उसका हेड या अध्यक्ष या जो कह सकते हो मुखिया है, वो प्रधानमंत्री ही कहलाता है। और उसी को वास्तव में जो राष्ट्रपति चुन करके क्या बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अपॉइंटेड बाय कौन करेंगे इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा पढ़ चुके हो? ये उधर लिख लिए डिटेल में ना, इधर सिर्फ इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें जैसे आपने उसमें पढ़ी 74 की, अगर हम लोग बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हेडेड बाय टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो बेटा? देखना टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो। तो इस टॉपिक में हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? प्रधानमंत्री की बात करो तो प्रधानमंत्री को कई सारे टैग दिए हुए हैं ना। इसको हेड ऑफ द नेशन भी बोल सकते हो आप, इसको देश का मुखिया के साथ साथ जो पूरा मंत्रिमंडल है उसका तो मुखिया है ये। प्रैक्टिकली जो देश को चलाता है, नाम तो किसका रहेगा? राष्ट्रपति का। प्रैक्टिकली चला तो यही रहे ना। ऐसे भी याद रखो, तो द्रौपदी मुर्मू का तो कोई रोल नहीं है ना देश को चलाने में, सारा जो काम काज है कौन संभाल रहा है? प्रधानमंत्री चला रहे हैं। ठीक है, अच्छा फॉरेन पॉलिसी होती है जितनी भी, जैसे अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करो आप, ठीक, प्रेजेंट में सबसे ज्यादा की जीएसटी लेकर आए, और ये जो ट्रम्प ने जो हमारे ऊपर टैरिफ का जो बोझ या टैरिफ से जो दबाने की, डराने की जो कोशिश करी, तो उससे भी निपटने का जो जरिया था, या जो फॉरेन पॉलिसी में भी डील करने का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? ये प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी खुद कर रहे हैं। अब इसमें द्रौपदी मुर्मू का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है कि जो फॉरेन पॉलिसी, कूटनीतिक जो शक्तियां होती है राष्ट्रपति की, उसमें हमने देखा कि सारा जो कार्यकाज है वो राष्ट्रपति के नाम से ही हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? एक तो बैठा है आराम से, और वास्तव में जो काम कर रहा है वो कौन? ये वही बात है कि जैसे स्कूल का प्रिंसिपल, जिसके नाम से स्कूल चलता है, लेकिन चला तो क्लास टीचर ही रहे हैं। और क्लास टीचर में भी जो हेड है, ठीक है, आजकल तो वो एक बना दी है पोस्ट, क्या जिसको बोलते हैं, टीचर्स का, जो टीचर्स को कोऑर्डिनेटर की है ना, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है कि हाँ भाई है ना। बाकी क्लास टीचर समझ लो कैबिनेट मंत्री है सारे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हाँ उससे भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं तुम्हारी।
तो ये हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ से तुम बोलते हो ना कि किस क्या अपॉइंट, तो पीएम को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 पढ़ चुके हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, ये कौन सा? आर्टिकल 74 में आप पढ़ चुके हो, वो सारे याद कर लेना। आ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 78, जिसमें कल थोड़ा सा हमने देख लिया था, आज फिर से देख लेते हैं। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे हेडिंग डालो। प्रधानमंत्री के क्या है कर्तव्य? क्या क्या काम है ये इनके? प्रधानमंत्री के बहुत सारे काम है। सबसे नंबर 1 तो याद रखोगे, ही इज बिल्कुल ड्यूटी है। भारत को संबोधित कौन करता है? ड्यूटी है। ये गायब ही रहेंगे, कभी भारत के नागरिकों के समक्ष नहीं आएंगे। भारत को कभी किसी कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो आकर के संबोधित ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा कि देश का प्रधानमंत्री है जो हमारी रक्षा कर लेगा? ठीक है, तो ये भी वास्तव में इनका कर्तव्य ही है कि वो आकर के देश की जनता के सामने अपनी जो पॉइंट है, अपनी जो भी राय है वो रखें, ताकि किसी भी संदर्भ में, जैसे देश की जनता जहाँ परेशान है। अच्छा, अपने यहाँ पे किसान आंदोलन हुए थे, वो 3 विधेयक लाए थे, उनको हटाने के लिए कितना किसान जूझे थे, हरियाणा पंजाब के तो विशेष रूप से, ठीक है। तो वो जो विधेयक संसद ने पास कर दिए थे, अभी उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो काफी समय तक मोदी जी बिल्कुल कुछ नहीं बोले, लेकिन अंत में जाकर के उनको देश के लिए आना ही पड़ा। ये उनका कर्तव्य था कि आकर के उनको बताना ही पड़ा कि हमने क्या क्या निर्णय लिए हैं आपके, तो देश के बिहाफ पे। हालांकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनके नेतृत्व में, लेकिन वो जो है मेन लीडर है, जब वो आके बोलेगा ना तो जनता को विश्वास होगा। पंजाब में जैसे बाढ़ का पूरा माहौल चल रहा है, ठीक है, अब पंजाब जो भी जिस तरह से जो भी दुखद जो मतलब क्या सीन जो वहां पे चल रहा है, तो अब मोदी जी जब तक आएंगे नहीं सामने, ठीक है, मतलब है आज वो तो जाके आगे क्लियर, अमित शाह को तो अच्छा खासा वेलकम भी किया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब मोदी जी जब उनसे मिले तो थोड़ी तो राहत प्रदान होती है ना, कि अगर आपसे कोई मुखिया आके मिलता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जिम्मेदार है, और देश के लिए जो जिम्मेदार है वो यही है, सबसे बड़े प्रैक्टिकली यही लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिम्मेदार व्यक्ति अगर आपको आकर के सांत्वना देता है ना, तो विश्वास हो जाता है कि हाँ ठीक है, और अच्छी खासी धनराशि भी दी है। हालांकि जो स्थिति है पंजाब के साथ उससे तो नहीं उभरा जा सकता, लेकिन पैसा थोड़ा सा लगा करके वो समस्या जो है उसको आगे आने वाले समय में धीरे धीरे वापस से उससे रिकवरी जरूर हो सकती है, तो राहत ही तो प्रदान करिए। तो इसी ये भी कह सकते हो ड्यूटी। स्पोक्स पर्सन का मतलब एक तरह से प्रवक्ता है, ठीक है, भारत के प्रमुख। कभी देखा है द्रौपदी मुर्मू आकर के देश को सांत्वना दे? कौन देते हैं? हमेशा पीएम, ठीक है, तो ये याद रखोगे। तो वो तो सिर्फ काम के लिए चल रही है बात। ही एडवाइज, अब देखो, ही एडवाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अपॉइंटमेंट ऑफ, भाई किस किस की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? कौन? हमारे प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति की जब आपने कार्यवाहक शक्तियां पढ़ी थी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा कि कितनी सारी अपॉइंटमेंट्स हैं देश में जो अपॉइंट करते हैं, जिसको डायरेक्ट नियुक्त करते हैं, कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उन सभी नियुक्तियों में लगभग एडवाइस करेंगे, सलाह मशवरा से ही नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा, वो है अपने पीएम। तो पहली पोस्ट बताओ वही एजीआई, यानी कि भारत के महान्यायवादी कौन है प्रेजेंट में? आर वेंकटरमणी, एजीआई ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर कैग कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा अधिकारी, अभी यही पढ़ेंगे अपन दोनों आगे। ये कौन है? के संजय मूर्ति,
कुछ ऐसे पद होते हैं देश के प्रमुख जो तुमको भूलने नहीं है, जो हमेशा याद रखने हैं। एक कॉम्पिटिटर जो है वो अगर आप हो तो कुछ ऐसे पोस्ट जो आपको कभी नहीं भूलने, तो थोड़ा सा याद रखा करो। चेंज होते रहते हैं हालांकि, पर इतने जल्दी नहीं। अब तीसरा, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन। चौथा अगर हम बात करें इसमें, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। भाई नीति आयोग के तो चेयरमैन ये स्वयं ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी है और भी, जैसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत के जो निर्वाचक आयोग के प्रमुख हैं उसको भी, उसके अध्यक्ष, ठीक है, वो ही अपॉइंट करते हैं, मतलब एडवाइस करते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन किसकी सलाह से करते हैं? वो प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, ठीक। ये भी इनका एक कार्य है। इसके अलावा आपने कुछ चीफ जस्टिस कह दो, वो सारे उसमें ही आ जाएंगे, आप लिख लेना एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके, वो सब आ जाएगा, ठीक। वो सारे जितने भी उन्होंने नियुक्ति करी वो सब उन्हीं के ही एडवाइस से चलता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी किसकी एडवाइस से लाते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री की ही एडवाइस से, सलाह मशवरा से ही नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखोगे इसमें। और इसके अलावा आप लिख सकते हो, लिखना चेयरमैन ऑफ, ये खुद स्वयं चेयरमैन होते हैं किसके? नीति आयोग के। अपॉइंटमेंट नहीं करते, अगले पॉइंट में लिखना चेयरमैन ऑफ नीति आयोग का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब आया था ये? 2015 में। भी कब? किसको रिप्लेस किया इसने? प्लानिंग कमीशन को। 14 में तो नियम आ ही गया था, लेकिन लागू कब होगा पूर्ण रूप से? ये वाली डेट याद रखो, ठीक है। योजना आयोग, अच्छा योजना आयोग यार अब तो नहीं है। और एक जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये दोनों, ठीक है। प्लानिंग कमीशन और एनडीसी, इनके भी चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम, मतलब होते थे इनके भी चेयरमैन। तो प्लानिंग कमीशन की जगह तो कह रहे आप नीति आयोग है, और एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन इंटर, ऐसे लिखो, अगला लिखना, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे चलते हैं इसमें। इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन भी वही होते हैं। अगला लिखना इसी में ही आगे लिखो चेयरमैन ऑफ, एसी चलाते नहीं होगा, गर्मी नहीं लगती तुम लोगों को? नहीं, जो लोग ठंड, हाँ कुछ देर चला दिया करो बीच में, तुम लोगों को बहुत ठंड लगती है ना? तो ये बीच में से ये और छोड़ के आगे बैठ जाया करो, और बीच में बंद कर दिया करो 10-15 मिनट चला के। और किसी को बहुत ही ठंड का प्रकोप है तो एकदम कोने में अपनी सीट ढूंढ ले उधर कल से। बहुत ज्यादा ठंड किसको लगती है इतनी ठंड? हाँ इधर कोने में बैठ सकते हो तुम। चलो थोड़ी देर तो चलने दो फिर देखेंगे, हालांकि रिमोट तो मेरे पास। तभी मैं कहूँ गर्मी इतनी कैसे हो रही। देखो इंटर स्टेट काउंसिल के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें भी लिखो नेशनल डिजास्टर आपदा जो संबंधित जो भी है, तो उसके लिखना चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। एक और लिखना
ठीक है। चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के भी चेयरमैन यही होते हैं। आपसे पूछे लीडर ऑफ नेशन कौन है, तो आंसर क्या होगा? लीडर ऑफ नेशन पीएम। ठीक है। लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी पीएम। प्रैक्टिकली हेड ऑफ नेशन प्राइम मिनिस्टर। डिफेक्टो हेड ऑफ नेशन वन हु लीड्स द नेशन प्राइम मिनिस्टर। वन हु रिप्रेजेंट द नेशन प्रेसिडेंट। ये भावनाओं में बह करके ऐसे ही गलत नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये याद रखोगे। चले आगे। चले, प्रधानमंत्री में तो कुछ खास है नहीं, बाकी आर्टिकल तो हम पढ़ चुके हैं 74, 75, 77 और 78। ठीक, अब आ जाओ। देखो एक पद और होता है जो जिसको आप बोलते हो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हालांकि संविधान में तो नहीं है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत में हालांकि संवैधानिक तौर पर ये प्रावधान नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के नीचे एक और पद हो कि भाई उसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को पद को बनाएगी, मतलब संविधान में तो नहीं है। तो संविधान में नहीं है तो ये क्या गैर संवैधानिक है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बात यह है कि जब भी प्रधानमंत्री चाहे तो वो बना सकते हैं, मतलब वो किसी को नियुक्त कर सकते हैं क्या, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मतलब कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है, पद है। और गैर संवैधानिक लिख लो हिंदी में जो लिख रहे। और ऐसा अभी तक भारत में मतलब कह सकते हो कि 2 बार हुआ जब प्रधानमंत्री ने ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इसके पद को नियुक्त किया गया हो, बस वही इम्पोर्टेंट है, उतनी बात जानकारी याद रखना। एक तो ये संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक पद है, लेकिन जब भी जरूरत लगेगी प्रधानमंत्री को तो वो नियुक्ति इनकी कर सकते हैं। तो ऐसा 2 बार भारत में हुआ, लिखना। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये नियुक्त किए गए थे। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, जिनको 1947 में किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो इन्होंने नियुक्त किया था किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1947 में। दूसरे लिखना, सेकंड लिखो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, या जो लास्ट हैं अभी तक के, उनके बाद अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने डिप्टी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं किया, तो वो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया था। किसको, लाल कृष्ण आडवाणी को। तो लिखना सेकंड और लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लाल कृष्ण आडवाणी। और किसने नियुक्त किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर याद रखोगे, उसी से ही रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर के भी आर्टिकल है, बट लेकिन प्राइम मिनिस्टर की आपको क्या याद रखनी है, मेन जो पावर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। और उससे पावर से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो ये छोटे छोटे सेंटेंस आ रहे हैं ना पेपर में, उस तरीके के क्वेश्चन आप याद रखोगे, जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि किसके बारे में बात कर रहा है ना। तो ये जो एक क्वेश्चन आया, जैसे रिप्रेजेंट कौन करता है, या लीड कौन करता है, या लीडर कौन है, प्रैक्टिकली कौन है, डीजीओरे। अच्छा, डीजीओरे यानी कि कानून की तरह या कानूनी तौर पर कौन है हेड नेशन का,
प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सब आप याद रखोगे। अब आ जाओ कि ये जो अपने केंद्र की कार्यपालिका जो है ना, उसमें एक लास्ट जो व्यक्ति जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे, या जिसकी पोस्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी, ठीक है, उसको और पढ़ो। आर्टिकल 76, फिर तुम्हारे लगभग 52 से लेकर के 78 पूरे आर्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालना। अभी नेक्स्ट क्लास तो नहीं है किसी की, तो हेडिंग डालोगे अटॉर्नी, नेपाल। अपनी क्लास में कितने जैन जी हैं भाई? हाँ है, बाकी तुम लोग भी तो हो गई। कितने लोग हैं? सारे ही हो? सारे ही हो? चलो खैर, सारे हो तो तुम लोगों से डर के रहना चाहिए। तुम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हो, क्यों है? लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है नेपाल के साथ की जो अवेयरनेस थी, जो प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है, उसने जो देश का जो करप्शन था या जो भी शोषण सरकार जो उन लोगों के साथ कर रही थी, उसके लिए आवाज उठाई। अब वो तो बेचारे केवल आवाज उठाने गए थे ना, लेकिन सरकार ने जो जिस तरह से उन पर गोलियां चलाई, जो भी उनके साथ मारकाट करी, जो भी दुर्व्यवहार किया, उससे वो सारे लोग और ज्यादा भड़के। और दूसरी बात की उनकी आवाज को बंद करने के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। अब कई लोग बोल रहे कि सोशल मीडिया बंद कर दिया, अच्छा है, वहां नेपाल की जनता पढ़ेगी बहुत। तो भाई, पढ़ने से और सोशल मीडिया का कोई फर्क नहीं है, अगर आप खुद अपने आप को रेगुलेट प्रॉपर तरीके से करते हो। और खैर वो तो अलग केस था कि नेपाल में वो चीज बैन इसलिए करी ताकि उनके जो रियलिटी थी सरकार की, जो भ्रष्ट सरकार थी, इतनी भ्रष्ट सरकार, ठीक है, तो वो लोगों तक ना पता चले। लेकिन फिर भी एक जगह तो अटक गए थे, जो लोग डांस के लिए, गाने के लिए, फेमस होने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज करते, उनको देखो उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से यूज किया। टिकटॉक, एक टिकटॉक ही बचा था ना मेरे ख्याल से, उस पे वो आ गए थे, मतलब उसके थ्रू उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया, सबको इकट्ठा किया। बाकी तो सोशल मीडिया सब बंद कर दिए थे, कैसे करें? व्हाट्सएप, फेसबुक कैसे इकट्ठे करोगे सबको, है ना? अब जैसे यहाँ पे 3 दिन अपने यहाँ पे नेट बंद कर दिया था जब किसान आंदोलन, लोग कितने तड़पड़ा गए थे, ठीक है, टेंशन में आ गए थे लोग। और वहां पे तो सोचो कि इतने पूरा मास, जो पूरी पॉपुलेशन थी जैन जी की, जिसमें सबसे ज्यादा नव युवक थे, मतलब समझ लो कि सब लोग अंडर 30 जो एज थी, ठीक है, उसके अंडर थे, तो उनको रोकने का कोशिश करी थी नेपाल। तो फिर पिटे भी तो उसी तरीके से थे, है ना? तो कोई भी सरकार जो आके लोकतांत्रिक जहाँ पर देश है, तो वहां पे जनता के हिसाब से ही चलता है। और वास्तव में देखो वहां पे क्या है ना, कि पता चल गया, बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ना, सरकारों के बारे में उनको पता चल गया, लेकिन हमारे यहाँ पे पता होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आके लीपापोती कर देते हैं नेता उस पर, मतलब है। एच उसका तो मुंह मत खुलवाओ तुम, ठीक है ना? तो HSSC तो तुम्हारी है बहुत प्योर HSSC, नथिंग एल्स, ठीक है। अगर सैनी जी की बात करो तो मतलब HSSC हो या कोई भी जो एग्जाम कंडक्ट, SSC वाला प्रोटेस्ट देख लो आप, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर सरकार मनमानी कर लेती है। अब यहाँ पे क्या है ना, जनता का विरोध बंद कर देती है सरकार और शांत हो जाती है। अब कई लोग बोले हम भी जैन जी इंडिया में अब जो जितने भी जैन जी हम भी यही करेंगे। अब कर तो लेती, हमारी जो जैन जी है ना, वो सारी इंस्टा पे ही पड़ी है, फालतू रील्स देख रही है। वो आगे मतलब वो उनको पता ही नहीं देश दुनिया में क्या चल रहा है, उनको बस ये चल रहा है कि पड़ोसन ने ये डांस का नया वीडियो डाला है, कौन से डाला है, क्या करा है, ये सबको पता है, कौन सी एक्टर फेमस वायरल। तो यहाँ पे भी खैर सबको एक्टिव उतना होना पड़ेगा, तब तो कुछ बात है। तख्ता पलट तो नहीं कर सकते। यहाँ पे नेता बेचारे गरीबों के साथ जाके खाना खाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ कितने बेचारे हैं, है ना? गरीबों की जो झोपड़पट्टी उसमें जाकर के बैठ के इलेक्शन होंगे तब देखो नेता कहाँ कहाँ जमीन पे बैठ के भी खाना खा लेंगे, अदरवाइज तो हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं आते, है ना? तो दिखावा यहाँ पे इंडिया में बहुत है, वो कर लेते हैं, है ना? सरकार को पता है, एकदम पुराने खिलाड़ी हैं, तो उसी सारे खानदान से आते हैं, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। खैर जैन जी अपने इंडिया के शांत है, अपने अधिकारों के लिए हम तो सिर्फ घर में ही लड़ पाते हो, ये घर में भी नहीं। चलो
हेडिंग डालो, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो व्यक्ति है वो भारत का फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ये भारत का क्या है, फर्स्ट कानूनी या पहला लॉ ऑफिसर भारत का। ठीक है, अच्छा एक चीज की, भारत में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल, देखो भारत में कानूनी सलाहकार भारत का सबसे बड़ा जो भारत सरकार का है वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वो तो है, वो रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, भारत की जो पूरी संविधान है उसको बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट है, और उसके जो हेड है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, वास्तव में होता है कि जो अपना जुडिशरी है, न्यायिक व्यवस्था है, उसका कार्यपालिका से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो तो पूरा अलग ही सिस्टम है। लेकिन भारत सरकार को अगर किसी सलाह की जरूरत पड़ गई, कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ गई, तो भारत सरकार के बिहाफ पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में या अदर किसी भी कोर्ट में ये जाकर के सरकार की तरफ से जाकर के जो लड़ेगा व्यक्ति वो है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। या सरकार की बात को रखेगा वहां पर जाकर के, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें इसके बारे में बताता है आर्टिकल अपना 76। ठीक है, बीच में वो रह गया था ना जब हम एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे, तो याद रखना आर्टिकल 76 में क्या है? पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर ये जो व्यक्ति है लिखना अपॉइंटेड बाय, अब भारत की जितनी भी प्रमुख जो पद हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ, किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा याद रखो। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कार्यकाल कितना होता है इनका? फिक्स नहीं है इनका कार्यकाल वास्तव में। या टिल प्लेजर ऑफ कौन? खुश है जब तक? प्रेसिडेंट। तो वास्तव में प्रेसिडेंट की खुशी का सहारा लेकर के जब तक प्रधानमंत्री खुश है तब तक ही होते हैं। ठीक है, लेकिन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, कोई फिक्स इनका कार्यकाल नहीं है, कोई उम्र की मतलब कि लास्ट बार नहीं है कि एज बार नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो एजीआई की पोस्ट पर है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे और इनकी जो पोस्ट है वो हमें आर्टिकल 76 में मिलती है। ठीक है, अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है, और इनका काम क्या है कि लिखना, एक पॉइंट लिख लेना, ही रिप्रेजेंट, लिखो, ही रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी में ही लिख लो सारे, 76 में ही है सारी चीजें, लेकिन दो आर्टिकल और भी हैं इनके, 88 और 105, वो बाद में आगे आएंगे लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें इनकी पावर्स, इम्यूनिटी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, इनकी शक्तियां क्या है, क्या इनकी फ्रीडम क्या है, इनके पास क्या क्या शक्तियां एक्स्ट्रा जो है, जहाँ पर ये राष्ट्रपति से भी या जो संसद है उससे भी अलग जाकर के निर्णय सुना सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, राय रख सकते हैं, वो आर्टिकल 88 और 105, वो अभी मत पढ़ो, जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ 76 पढ़ो। ठीक है, तो लिखना, ही रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एनी लीगल मैटर, कोई भी कानूनी मुद्दा होगा उसमें भारत सरकार की तरफ से जो व्यक्ति अपने आप प्रतिनिधित्व देगा वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एनी लीगल मैटर। अब ये जो लीगल मैटर है
अगर सुप्रीम कोर्ट में वो बात गई है तो सुप्रीम कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट, दोनों में ये जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे ही देंगे। एक याद करो, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था हमने कि राष्ट्रपति चाहें तो जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट से सलाह कर सकते हैं किसी भी मुद्दे में, है ना। आर्टिकल 143 की बात करी थी हमने वहां पे, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि अपने जो राष्ट्रपति हैं तो वो किससे सलाह ले सकते हैं भाई, अपने सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। जुडिशियल पावर में, है ना, पढ़ा था हमने। जुडिशियल पावर में एक तो समाधान शक्तियां आ गई सारी, है ना, 5 तरीके की, और एक आ गई कि राष्ट्रपति अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट से जाकर के सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस से ही सलाह लेंगे, ठीक। और एक उसमें पावर थी कि नियुक्ति करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके जजेस को, और ये अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है और उनके जजेस को, ठीक है। तो आर्टिकल 143 क्या बताता है कि राष्ट्रपति सलाह मशवरा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उस सलाह के दौरान जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये समझ लो कि उसी सलाह में इनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोई सलाह इनको समझनी है या, ठीक है, तो उस सलाह में कौन शामिल होगा, एजीआई भी शामिल होंगे। इतनी बात याद रखना बस, ठीक है। अगर एक बात बताओ, द्रौपदी मुर्मू को थोड़ी ना पता है कि किस तरह का लीगल मैटर है, क्या मैटर है, ठीक है, तो वो अपने साथ किसको लेके जाएंगी, और एजीआई प्राइम मिनिस्टर को सलाह मशवरा के लिए नहीं, वो तो है ही है, वो तो परमानेंट सदस्य है ही है, लेकिन जो एजीआई है ये भी क्या करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ से जो व्यक्ति है, जो सरकार का नेतृत्व करता है किसी भी कानूनी मुद्दे पे, वो कौन है, भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें टेन्योर याद रखना, अपॉइंटेड। अच्छा, एक क्वेश्चन, रिजाइन किनको देते हैं, ये रिजाइन भी किसी को देंगे जो इनको प्रेसिडेंट को, किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एजीआई में तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, भारत सरकार का किसी भी कानूनी मुद्दे में क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, और भारत में इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। सलाह मशवरा प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे करने के बाद। टेन्योर कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, ना ही इनकी कोई एज फिक्स है। राष्ट्रपति जब तक चाहे अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति को लगता है कि उनके विश्वास पात्र हैं और उनके साथ कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो गैर संवैधानिक है, तब तक ये अपना जो पद है, अपने जब तक ये अपने पद की गरिमा बनाए रखेंगे तब तक ये अपने पद पर रहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। और कोई भी लीगल मैटर होगा उसमें ये एडवाइस रिप्रेजेंट करेंगे ही सरकार को। और जहां हमने राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर पढ़ी थी कि वो सलाह मशवरा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, तो वहां पे किसका रोल रिप्रेजेंट भारत की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से एजीआई भी वहां पर होंगे। आर्टिकल 143 है, ठीक है। चले आगे, इतनी बात एजीआई कर लोगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर से बोलो कौन सा आर्टिकल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारत में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका मुखिया हमेशा प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल कौन सा, 74, ठीक है। और भारत में जो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री के, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। प्राइम मिनिस्टर को खुद कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी जीती हुई पार्टी का कौन है, वो ये लीडर है या मुखिया है, और भारत का वास्तविक रूप से क्या है, ये मुखिया है। गवर्नमेंट का भी क्या है, ये मुखिया है। भारत का सबसे इम्पोर्टेंट प्रवक्ता भी कौन है, अपना प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री में भी आर्टिकल कौन सा, 74 और 75, ठीक है। 75 में उनकी नियुक्ति है और 74 में उनकी पोस्ट हो गई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में आती है, 78 में, ठीक है। तो याद रखना कि जितनी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो रही है, प्रमुख फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, या फिर आपके एजीआई हो गए, अभी हम कैग पढ़ेंगे वो हो गए, उन सब की जो नियुक्ति है उसमें सलाह मशवरा किससे लिया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। बाकी ये डिजास्टर मैनेजमेंट हो गए, इंटर स्टेट काउंसिल हो गई, नीति आयोग हो गई, प्लानिंग कमीशन हो गई, एनडीसी हो गई, या फिर वाटर रिसोर्स काउंसिल हो गई, उन सब के ये कौन है, वो चेयरमैन है, ठीक है। तो इनकी ड्यूटी ही है जो ये निभाते हैं, ठीक। तो आ जाओ अगले